My dear students, today we will discuss law of chemical combinations. Basically, जब एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी, ये डिफरेंशिएट आपने किया कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। जब आपने इनको डिफरेंशिएट किया था तो उस वक्त आपने पढ़ा था कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था कि ये किस तरह से आए, किस तरह से इनकी ओरिजिन हुई, किस तरह से उत्पत्ति हुई, और फिर उस पर कितनी स्टडी हुई, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए गए। डाल्टन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एटम्स के हवाले से, एटम्स के रिगार्डिंग। लेकिन बाद में फिर एक साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट chemical reactions of that elements, compounds, atoms and so on। उन्होंने ये सोचा कि ये आखिर आपस में मिलते कैसे हैं, क्या उनकी रेशियो होती है, किस रेशियो से मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, उनकी मैकेनिज़्म क्या है, मिलने की प्रोसेस क्या है, या फिर अगर उनके बॉन्ड्स टूटते हैं तो उनके बॉन्ड्स क्यों टूटते हैं, किस तरह से टूटते हैं। तो इन सब बातों को अगर एक जगह पर कर दिया जाए, एक कलेक्शन बनाया जाए, तो उसी चीज़ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम 5 लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। 5 तरह के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं। मैं उनके नाम आपके सामने लिखता हूँ और बोलता हूँ, देखिए आप। फर्स्ट वन, law of conservation of mass. Law of conservation of mass was given by Antoine Lavoisier, and the second one, law of constant proportion को हम law of fixed proportion भी कहते हैं। law of constant proportion given by जोसेफ प्राउस्ट ने इसे दिया था। और फिर थर्ड है आपका law of multiple proportion, इसे डाल्टन ने दिया था। और फिर उसके बाद फोर्थ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसे रिचर ने दिया था। उसके बाद जो 5वां है, ये जो 4 लॉज आप देख रहे हैं, 4 लॉज, ये मास पर डिपेंडेंट हैं, मास पर बेस्ड हैं ये। तो इनकी स्टडी जो है मास के रिगार्डिंग की जाती है, मास पर बेस्ड की जाती है। तो मास का नॉलेज, मास का आइडिया आपको होना ज़रूरी है, तब जा कर के ये समझ में आएंगे। उसके बाद जो 5वां है, जो 5th है आपका, वो वॉल्यूम पर बेस्ड है, तो उसका नाम भी है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसे गैल्यूसेक ने दिया था। डिटेल्ड स्टडी के इसे किसने दिया, किसने इस पर स्टडी की, ये सब हम करते रहेंगे, 1 बाय 1 करते रहेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में हम सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर एक डिटेल स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोइन लेवाइजियर इन 1789। एंटोइन लेवाइजियर ने इसे प्रपोज किया, एंटोइन लेवाइजियर ने इस पर स्टडी की। बेसिकली अगर हम एंटोइन लेवाइजियर की बात करें तो जैसा कि एक वीडियो में मैंने आप सबको बताया है कि हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। कई नाम आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हवाले से, इल्म कीमिया के हवाले से। हमें एक डाउट पैदा हो जाता है कि किसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहें। तो जब किताबें लिखी जाने लगीं, जब बुक्स लिखी जाने लगीं, तो उसमें भी बहुत कई बार मतलब डाउट हुआ लोगों को कि किसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहें।
तो ये मैंने बताया है वीडियो में, एक पूरी डिटेल दी है, एक हिस्ट्री बताई है कि जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री पहले कहा गया, और फिर उसके बाद बॉयल को भी कहा गया, और इसके साथ सीरीज़ में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए कि जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहने पर लोग मजबूर हुए। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है? एंटोनी लेवेजियर को ही कहा जाता है। और मदर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है बच्चों? उनकी वाइफ को कहा जाता है, और फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवेजियर को कहा जाता है। तो लेवेजियर ही फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, और सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर जो वर्क किया था वो किसने किया? लेवेजियर ने किया था। लेवेजियर के माइंड में ये सारी बातें आई थी कि इनका किस तरह से ये कंबाइन करेंगे, कि पूरी एक डिटेल स्टडी का जो आउटलाइन तैयार किया वो एंटोनी लेवेजियर ने तैयार किया था, और फिर अपना एक पर्टिकुलर लॉ दिया जिसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए ये आपके सामने लिखा है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया जाता है जब किसी के स्टेटमेंट को जब हम कोट करते हैं। कई वीडियो में मैंने बताया है, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये लॉ आपने दिया है, जबकि ऐसा तो है नहीं कि आपने दिया है। तो इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना होता है, वरना कॉपीराइट का इशू खड़ा हो जाएगा। एनीवे, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, और मास को खत्म नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं अगर हम ऐसा नहीं कर सकते? तो फिर कहा गया कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन। रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप, एज यू नो कि फिजिकल रिएक्शन भी होता है और केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो फिजिकल रिएक्शन में भी प्लस केमिकल रिएक्शन में भी, दोनों में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की जितनी टोटल जो मास होती है, जो सम ऑफ द मास होती है, सम का मतलब टोटल पूरा, तो वो सारी की सारी मासेस जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होती हैं और होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट के मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका एग्जांपल्स जब आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस या फिर डिफरेंट फिजिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे तो पता लगेगा। ये स्टडी की गई, बेसिकली क्या किया गया कि स्पेशल ट्यूब ली गई, उस ट्यूब में आइस को रखा गया, बर्फ के टुकड़े को रखा गया, कार्क से उसे टाइट कर दिया गया, एयर टाइट कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको वे किया गया। उसको वे करने के बाद उसका जितना भी वेट आया था उसको नोट कर लिया गया। उसके बाद फिर उसको हीट किया गया, ज़रा सा गर्म किया गया, और जब गर्म किया गया तो आपको पता है कि ये रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? H2O सॉलिड है ये आइस। H2O सॉलिड का मतलब है कि आइस है, तो H2O सॉलिड की जगह पर आप यहाँ पे आइस भी डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तो H2O लिक्विड होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं, या फ्यूज़न भी कहते हैं इसे। मेल्टिंग और फ्यूज़न कहते हैं। तो हुआ क्या कि वे जब किया गया तो जो भी इसका वेट आया था आइस का वो नोट कर लिया गया। उसके बाद फिर जब ये लिक्विड में बदल गया तो फिर वे किया गया, तो उसकी जो मास थी वो इसके बराबर आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस हुई है, प्रोसेस हैज़ बीन गॉन, प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, एंड आफ्टर दिस क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट की मास थी वो प्रोडक्ट की मास के बराबर आई। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये फिजिकल रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास बराबर आई, तो इसका मतलब मास न तो बनी और ना ही बिगड़ी। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, किसको ओबे कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है।
उसको ओबे कर रहा है। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। और आपको पता है कि ये फिजिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये क्यों नहीं है केमिकल रिएक्शन? क्योंकि इसमें ये जो आप आइस देख रहे हैं, आइस का फार्मूला चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, फिजिकल रिएक्शन है। इस बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। एनीवे, तो ये थोड़ा सा पॉइंट बता दिया मैंने आज आपको। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं और लिए गए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक्सपेरिमेंट किए और ये बयान किया, ये बताया, ये लिखा अपने नोट में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन फॉलो करता है। और बहुत सारे के सारे रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस हैं, सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं। अगर एक केमिकल रिएक्शन की बात की जाए, किसी केमिकल रिएक्शन की, तो हम एक एग्जांपल ले लें। अगर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड की जो मास है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। सोडियम का 23 होता है, 23 होती है, Cl की 35.5 होती है। इसी तरह से सिल्वर की कितनी होती है बच्चों? 107.9 होती है। और उसके साथ और क्या, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की से कितनी होती है? 14 होती है। और ऑक्सीजन की 16 होती है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं 4 से नहीं, 3 से मल्टीप्लाई होगा, NO3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 आ गई। तो मतलब अब सबको सम कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद फिर रिएक्शन कराइए, देखिए क्या होता है। देखिए ये रिएक्शन देखिए आप, NaCl लिया हमने, AgNO3 लिया और ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये बन गया आपका AgCl प्लस NaNO3। एरो बना हुआ है, एरो का हेड नीचे की तरफ है, डाउन है, तो इसका मतलब होगा कि ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट बना है। अगर ऊपर की तरफ होता तो गैस होती, ये सब तो आप जानते हैं। तो ये नीचे की तरफ है, तो अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बता भी रहा हूँ कि आप जान जाएं। अगर नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट वो जो एक मास नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जब कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें मास टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो मास होती है, कलेक्शन होता है, वो उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनीवे, तो प्रेसिपिटेट का कलर इसमें वाइट बना है, वाइट बना है। ये कैसा बना है बच्चों? वाइट बना है। और ये NaNO3 बना। अब आप देखिए इसकी मास को देख लीजिए, 23 और इसकी 35.5, और फिर उसके बाद इसकी कितनी है? 107.9 प्लस इसकी 14 और प्लस ऑक्सीजन की 3 मल्टीप्लाइड बाई कितनी होती है? 16। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए। इसी तरह से फिर इसमें सम कर दीजिए, सिल्वर की 107.9 और प्लस इसकी 35.5 और प्लस सोडियम की 23 और प्लस नाइट्रोजन की 14 और प्लस ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की 16 इंटू 3 यानी 48 आ गई। तो ये सब सम कर दीजिए, इधर रिएक्टेंट की सम कर दीजिए, इसको भी सम कर दीजिए, तो दोनों बराबर आ जाएगी, 101% बराबर आएगी। क्योंकि ये मेरा जाना पहचाना रिएक्शन है, किया हुआ है, जोड़ा हुआ है मैंने, तो इसमें तो बिल्कुल बराबर आ जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस आपको मिलेंगे, ऐसी प्रोसेसेस मिलेंगी जिसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, थोड़ा सा फर्क आएगा, 0.1 का, 0.01 का, 0.02 का, इस तरह का कुछ फर्क आ जाएगा थोड़ा सा। तो मतलब बराबर नहीं होंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास। तो उससे घबराना नहीं है, या फिर उसे हम फेल नहीं कर सकते कि नहीं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, और वो भी ख़ास तौर से केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट आ जाए। जो मतलब 1 है तो 1 आए, 2 है तो 2 आए, 3 है तो 3 आए। मतलब नंबरिंग जो है उसकी चेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए उससे हमें निगलेक्ट नहीं करना है। आखिर अब बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि टेम्परेचर जो हमारी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड सो ऑन, बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बहुत सारी,
तो वो बदलती रहती हैं। टेम्परेचर बदलता है तो प्रेशर बदल जाएगा, वॉल्यूम बदल जाएगा, डेंसिटी बदल जाएगी। ये सारी के सारी एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। देयर आर वेरियस इक्वेशंस, यू हैव स्टडीड वेरियस इक्वेशंस, जिसमें आपने देखा कि वॉल्यूम, मास, डेंसिटी वगैरह ये सारी क्या हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जब कंडीशंस बदलती हैं तो एक्सपेरिमेंट में एरर्स आ जाती हैं। तो वो एरर्स जो आती हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रखा जाता है कि नहीं, ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। तो एक तो बात पहली ये कि जो एरर्स आ गई तो एरर्स की वजह से हम निगलेक्ट नहीं करते। और फिर दूसरी बात ये कि कहीं कहीं क्या होता है कि वो जो मास जो डिक्रीज़ कर जाती है प्रोडक्ट में, कहीं कहीं डिक्रीज़ कर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन जो दिया था अपना, E = mc² दिया था, E = mc²। बहुत ही मशहूर व मारूफ इक्वेशन, पॉपुलर इक्वेशन, जो बच्चे की ज़बान पर होता है, जो भी साइंस पढ़ता है, साइंस का स्टूडेंट, उनकी ज़बान पर होता है E = mc²। E = mc² बोलता रहता है बच्चा। अगर आपको ये नहीं पता था तो शर्म की बात तो है, लेकिन ये कौन जानता है कि आपको नहीं पता। ये आप तो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख करके आपको पता लग जाएगा कि ये E = mc² आइंस्टाइन का इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिए। तो E = mc² में ये बताया गया, E एनर्जी है, M मास है, मास जो लॉस हो रही है वो मास है, और C क्या है, C है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये बताते हैं कि वो जो मास जो डिक्रीज़ हुई है, जो कम हुई है, वो किस में बदल गई, एनर्जी में बदल गई। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें E is directly proportional to M, और यू कैन से M is directly proportional to E। M E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और E M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन बता रहा है, इक्वेशन साफ साफ बता रहा है कि ये ऐसा ही रिलेशन है। तो वो जो मास डिक्रीज करती है वो किस में चली जाती है बदलकर, वो एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है, और फिर वो एनर्जी मास में बदलती रहती है। तो इसी टर्म को साइंटिफिक ज़बान में कहा गया, क्या कहा गया, इंटर कन्वर्टिबल। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में, एनर्जी मास में और मास एनर्जी में बदलती रहती है। इसी को कहते हैं हम इंटर कन्वर्टिबल। ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार को सोचा गया कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये तो गलत है भाई, ये तो बदल जा रही है, मास कम हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर हम कैसे मान ले। ये बहुत रिएक्शन में ऐसा देखा गया, न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो ये बात कही गई, ऑब्जेक्शन किया गया, उंगलियां उठाई गई। लेकिन E = mc² ने सबकी ज़बानें बंद कर दी जब ये इक्वेशन सबके दिमाग में आया कि नहीं, ये तो इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मास डिक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की, वो तो एनर्जी में बदल जा रही है, और फिर वो एनर्जी मास में बदल जा रही है। तो ओवरऑल एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितनी रिएक्टेंट्स की होती हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स की होती हैं। तो इसलिए इस लॉ का नाम बदल कर सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहा गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि अब इसमें एनर्जी का भी दखल है, एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है कहीं न कहीं से, तो इसलिए इसका नाम क्या बताया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ कहेंगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा, और अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन भी इसमें आए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी पुकारना होगा आपको, वरना
न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में अक्सर मास जो है डिक्रीज कर जाती है, प्रोडक्ट में लॉस हो जाती है, और वो जो लॉस हुई मास है वो किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। कौन बताता है इसे? आइंस्टाइन का इक्वेशन बताता है, आइंस्टाइन का इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए अल्टीमेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहा गया। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अख्तर सर को दीजिए इजाज़त। ओके, बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।